वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 19 सितंबर है तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग ज़रूर चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे पुराने और नए लिसनर हैं, व्यूअर हैं, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने में आप लोग बहुत हिचकिचाते हैं। कल सभी लोगों को बोला गया था अगर आपको कमेंट जिस तरह मेहनत की जा रही है उसके अनुसार जो चीज़ें हैं कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हम युक्ति आईएएस की तरफ से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कंजूसी कम कीजिए, कुछ शब्द हमारे लिए भी लिखिए तो इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि जितना मेहनत हम मेरे द्वारा किया जा रहा है, हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है, वो लोगों तक पहुंच रहा है और लोग हमको समझ रहे हैं और लोगों को हम समझ रहे हैं। हमेशा हम टू वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जब समय हमारी टीम के द्वारा मेरे द्वारा दी जाती है तो कुछ समय हमारे लिए भी आप लोग निकालिए। यही नैतिकता है, यही जवाबदेहिता भी है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप लोग को युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा आज के बाद। अगर पहले नहीं किए हो तो आज के बाद ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दैनिक जागरण से रिलेटेड जो पीडीएफ आप लोगों को मैंने बोला था, न्यूज़ एनालिसिस, पेपर कटिंग और उसका की नोट्स जो मेरे द्वारा बताया जाता है, वो उसका पीडीएफ आप लोगों को ऐप पर ही अवेलेबल कराया जाएगा। एक सेगमेंट वहाँ बनाया जाएगा दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस का, उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं वो ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप लोगों को इसका रिलेटेड पीडीएफ जो करंट अफेयर्स की नोट्स का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। आज सारी चीज़ सर्कुलेट कर दी जाएगी आपको ग्रुप में। दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस से पीडीएफ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम से इसलिए जुड़िए कि इसका जो दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस का अंडरलाइन अगर पेपर प्राप्त करना है, न्यूज़ कवर प्राप्त करना है तो आप इसके लिए जुड़ सकते हो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा न्यूज़ होता है, इवेंट होता है, उस पर हम लोग शेयर करते हैं टेलीग्राम पर ही, क्योंकि टेलीग्राम सबसे अभी सुरक्षित माध्यम है। तो आप लोग टेलीग्राम ज़रूर यूज़ कीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक और चीज़, जो आप लोग को 15 से लेकर जो 18 तक का न्यूज़ एनालिसिस नहीं हुआ है उससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को बाद में कभी कवर कर दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था उससे रिलेटेड की नोट्स को उसी ऐप के पीडीएफ में ही, जो ऐप पर जो पीडीएफ दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस का मिलेगा उसी में वहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बीत गया है तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और जो भी दिशा निर्देश हमारी टीम और मेरे द्वारा दी गई थी की नोट्स बनाने के लिए, उस पर आप लोग सभी लोगों वर्क कर लिए होंगे और टेलीग्राम पर ही आप लोग सेंड कीजिएगा। आज के बाद सारी चीज़ कवर आप लोग रिव्यू किया जाएगा, आप लोग की नोट्स कैसे बनाया है, तो आप लोग मेहनत कीजिए तो उसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तब कल आपको मैंने यूपीएससी का जीएस का पेपर, जो जीएस पेपर 2 है, उसका एनालिसिस 10 क्वेश्चन किया होगा। तो जिन लोगों ने यह सीरीज़ देखा होगा तो वो उनको पता चल गया होगा कि दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस या कोई न्यूज़ एनालिसिस जो करंट अफेयर्स रिलेटेड है या द हिंदू है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसे पढ़ना चाहिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट की दृष्टि से, ये आप लोग समझ गए होंगे। और जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके अभी सर्च कीजिएगा युक्ति आईएएस पर, जीएस पेपर का प्लेलिस्ट में भी बना हुआ है, देख सकते हैं, या वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एनआई रिलेटेड इस वर्ष बहुत बार चर्चा में रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा, क्योंकि एनआई जो है राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, वो लगातार छापेमारी कर रही है। जो इसके क्षेत्राधिकार के तहत जांच करने का अधिकार दिया गया है, तो उससे रिलेटेड देखिए आपको 13 सितंबर का दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस किया गया है, तो उसको वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। यहाँ पर एनआई क्या है, एनआईए क्या है, किस रूप से इसका गठन किया गया, इसकी प्रासंगिकता क्यों बनी, इसके क्षेत्राधिकार क्या है, इसके विशेष न्यायालय क्या है, सिर्फ सभी टॉपिक पर चर्चा किया गया। अभी तक कितने मामले जांच के दायरे में लाए गए हैं, तो सभी पर
इससे रिलेटेड 13 सितंबर को आपको कवर कर दिया गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि बार बार प्ले लिस्ट जो दिया हुआ रहता है, आप लोग को लिस्ट दिया जाता है टॉपिक लिस्ट, उसे ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि यह आपके आने वाले समय के लिए जो स्टडी मटेरियल उसका दिशा निर्देश तय करेगा। मैं बार बार बोल रहा था, देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं आप लोग को यूज कर देता हूं जो आने वाले एग्जाम में आएगा। जैसे एनजीटी के बारे में मैंने चर्चा करा था, एनजीटी बार बार आएगा प्रश्न में इस बार, पर एनजीटी के ही संदर्भ में जो पर्यावरणीय मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के मामले से पूछा, तो समझ सकते हैं कि कितना। फिर आपको जीएस के पेपर में आपको 1951 जनप्रतिनिधि अधिनियम के बारे में मैंने बताया था। तो इसी प्रकार यह भी टॉपिक आप लोग ट्रिपल स्टार रखिएगा। अगले साल के सीएससी मेंस में आप लोगों को इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। एनआई सुरक्षा एजेंसी के संदर्भ में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है उसके संदर्भ में आपको प्रश्न मेंस में देखने को मिल सकता है। तो सारे न्यूज़ को कवर कर लीजिएगा। और यह यूपीएससी के जीएस पेपर जो 3rd है उसके भारतीय सुरक्षा और एजेंसी गतिविधियों से संबंधित टॉपिक को यह न्यूज़ कवर करता है। और स्टेट पीसीएस वाले जैसे बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या तो एमपी पीसीएस हो, जितने भी हिंदी स्टेट पीसीएस है, सभी लोग इस टॉपिक को अपने जीएस के पेपर से टैली कर लीजिए कि आपके जीएस के पेपर में कौन से पार्ट में है। पेपर 1 में है, पेपर 2 में है, पेपर 3 में है, बहुत सी जगह 4 पेपर होते हैं। जैसे यूपी पीसीएस में आपको सेम पेपर यूपीएससी के पैटर्न में, पर बीपीएससी में 2 ही पेपर होता है, हरियाणा में 2 ही पेपर होता है। इसी प्रकार सब अपने अपने जीएस के पार्ट में ये टॉपिक टैली करके इससे रिलेटेड की नोट्स को बनाइएगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं रहे, सभी चीज़ों को मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ये टॉपिक कहाँ क्लियर होगा, फिर भी आप कंफ्यूजन में रहते हैं। जीएस के पार्ट में आपका कौन सा स्टेट पीसीएस में ये टॉपिक कवर करेगा, इसलिए मैं टॉपिक लिख देता हूँ। आप लोग तरीके से चीज़ों को कीजिए, आराम से कीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समय के साथ अभी समय आप लोग पास है, चीज़ें धीरे धीरे अगर कलेक्ट करते हैं, आप डेली एक ही न्यूज़ को कलेक्ट कर रहे हैं तो महीने में 30 टॉपिक आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ टॉपिक को कवर किया जाता है। तो वर्ष में आपको लगभग 700, 750, लगभग 800 टॉपिक ऐसे ही हो जाएंगे, किसी दिन 2 टॉपिक से अधिक हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको इसी प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर एक उड़ीसा में 700 नक्सलियों उनके समर्थकों ने दिया आत्मसमर्पण किया है। और नक्सली से संबंधित जो चर्चा का विषय रहा है पिछले कुछ वर्षों से, वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया कार्य गतिविधि और रोड मैप हो जो दिया गया है, उससे रिलेटेड अर्थात 23 अगस्त के आप वीडियो को एनालिसिस कीजिएगा। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में लिस्ट में आप लोग को दिया हुआ है, 23 अगस्त को कवर कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पर नक्सलवाद क्या है, वैचारिक विरोध क्या है, क्यों यह मांग ऐसी उठी जिस तरह हथियार लोग उठा लिए, उसके बाद सरकार की नीति क्या है, उसके लिए क्या पुनर्वास के सारे काम किए जा रहे हैं, सभी पर चर्चा इस वीडियो में आप लोगों को 23 अगस्त के वीडियो में किया गया है। तो आप लोग जाके प्लीज़ वहां देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए सभी टॉपिक पर बार बार अगर चर्चा किया जाए तो आपको ही उपयोगिता इस न्यूज़ का कम हो जाएगा। मान लीजिए मैं पुनः एनआई पर चर्चा करूं जो एक बार हो चुका है, फिर आज इसी टॉपिक को मैं चर्चा करूं तो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा और वो कहीं ना कहीं रिपीटेड काम होगा और बोझिल हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ लिस्ट आप लोग को दे देता हूँ, एक बार इससे रिलेटेड अगर आप लोग की नोट्स बना लीजिएगा तो इसमें केवल आपको करंट अपडेट करना होगा। करंट में क्या अपडेट करना होगा, देखिए जैसा कि यह 700 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, तो करंट वाले पार्ट में आप लोग ऐड कर लीजिएगा। कहाँ हुआ, उड़ीसा के मलकानगिरी और आंध्र प्रदेश की सीमा में स्थित गाँव में यह बेहतर काम हुआ जिसमें आत्मसमर्पण लोग किए हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर किस नीति के तहत हुआ है, तो सुरक्षा जो सीमा सुरक्षा बल और पुलिस की ओर से आयोजित घर वापसी कार्यक्रम के तहत यह कार्य किया गया, लोगों का पुनः वापसी हुई है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, केवल यही अपडेट करना आपको, बाकी स्टैटिक पार्ट सेम वही रहेंगे जो 23 अगस्त को कवर किया गया है। तो आप लोग उसे जरूर कर लीजिएगा। और यह जीएस पेपर 3 यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के वैचारिक विरोध और वामपंथ के टॉपिक को कवर करता है यह न्यूज़। और आपके जीएस जो स्टेट पीसीएस के जीएस
में जो भी यह टॉपिक जहाँ भी आपका जिस पेपर में आता है आप टैली कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड न्यूज़ को कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए इतना बेहतर तरीके से आप लोगों को मैं समझाता हूँ, आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से उभर कर सामने जो चीज़ें ग्रुप में बोली जाती है सीरियसली लीजिए उसे, क्योंकि जो चीज़ें बोली जाती है ऐसे ही नहीं बोली जाती, उसके लिए कुछ कारक होते हैं, कुछ कारण है। मोटिवेशनल बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं ही आपका कॉल रिसीव नहीं करूं तो आप किस दिशा और दशा में होंगे मुझे पता है, पर मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ये हॉबिट नहीं है। मैं इस प्रकार का वैचारिक मत नहीं रखता हूं कि ये वन वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसलिए टू वे कम्युनिकेशन पर मैं बार बार बल देता हूं। तो आप लोग चीज़ों को समझिए। अब आप यूपीएससी और सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर बच्चे हैं नहीं, चीज़ों को समझाना है। तो जो चीज़ें गाइड की जाती हैं उसे सीरियसली लीजिए, क्योंकि मैं कितनी व्यस्तता के साथ ये वर्क कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। आप इस चीज़ को समझिए, और चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए रोड सेफ्टी इस बार चर्चा में है, तो इस बार प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, इसे स्टार में रखिएगा आप लोग। रोड सेफ्टी यूपीएससी के मेंस में पूछे या पीएससी के पीसीएस के मेंस, स्टेट पीसीएस के मेंस में पूछे, क्योंकि रोड सेफ्टी के रिलेटेड बहुत सा न्यूज़ कवर किया गया लगातार जब से साइरस मिस्त्री जी की रोड एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से। उससे भी पहले बहुत से आंकड़े रिलीज होते थे, पर इसके बाद बहुत सी चीज़ें अपडेट हुई है। तो आप रोड सेफ्टी के संदर्भ में न्यूज़ को कवर कीजिएगा, और लगातार पेपर में आपको इंडिकेट भी किया गया इस न्यूज़ को कवर करना है, तो आप लोग ज़रूर इस न्यूज़ को कवर करते रहिएगा। और कभी मैं इस पर विस्तृत एक वीडियो बना दूंगा रोड सेफ्टी के संदर्भ में, रोड नीति के संदर्भ में क्या है, वर्तमान में कौन सी रोड नीति भारत में कार्य कर रही है, सभी पर हम लोग एक बार विशेष रूप से चर्चा करेंगे। कुछ और अपडेट आ जाने दीजिए, एक रिपोर्ट जारी होती, मैं उस रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ, इसलिए इस पर मैं आप लोग को की नोट्स नहीं दे रहा हूँ। जब वो रिपोर्ट आ जाती है तो मैं उसके बाद आप लोगों को इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर कर लूँगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पीटी ओरिएंट है। आपको पीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ का आयोजन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। किसने उद्घाटन किया, तो ये कहाँ से हुआ, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पीएम मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ आयोजन किया गया, जिसे अमित शाह गृह मंत्री जो है अमित शाह के द्वारा हरी झंडी दी गई, जिसमें 13,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और 32 को विजेता घोषित किया गया। तो देखिए, और ये हरदीप सिंह पुरी ने इन्हें इनाम दिया। तो इससे रिलेटेड पीटी फैक्ट के रूप में आपको स्टेट पीसीएस में यह प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, तो आप लोग इसे जरूर की नोट्स बना लीजिएगा। यूपीएससी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते अमूमन, पीटी में मेंस में, पर स्टेट पीसीएस में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब एक और पीटी ओरिएंट आप लोगों को न्यूज़ यहाँ पर है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अहिंसा हर धर्म का अभिन्न अंग है, इसे समझने के लिए विवेकशील बने, जो स्मृति ईरानी हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा ये कहा गया है। तो इसके संदर्भ में देखिए आपको पीटी में क्या पूछा जा सकता है। देखिए ये लाल किला में परिसर में आयोजन विश्व मैत्री क्षमा दिवस समारोह मनाया जा रहा है, उसको संबोधित कर रही थी, तो वहीं पर ये बात बोली है, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। और ध्यान रखिएगा यूपीएससी के एसे में यह पार्ट आपको पूछ सकता है कि अहिंसा हर धर्म का अभिन्न अंग है, यह समझने के लिए हम सभी को विवेकशील होना होगा। तो देखिए इस प्रकार के एसे, इस बार के यूपीएससी के एसे देखे होंगे आप लोग, तो इसी प्रकार के वर्चुअलिटी जो बात की गई है, जो वर्चुअल थीम है, अहिंसा है, धर्म है, इससे रिलेटेड टॉपिक को कवर किया गया था। तो आप लोग इस प्रकार के एसे को भी रिवाइज कीजिएगा ताकि आप बेहतर तरीके से आप लोग चीज़ें कर सकें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक टॉपिक है, उसके बाद हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पर्यटन नीति पर बात करेंगे आज विस्तृत रूप से। देखिए न्यायाधीशों पर आक्षेप जो लगाया जाता है या स्पीच दिया जाता है उनके बारे में, लगाने वाले को होना चाहिए विरोध। जो उपराष्ट्रपति है उनके द्वारा, माननीय उपराष्ट्रपति के द्वारा धनखड़ जी के द्वारा ये बात की गई है, और बोला गया है कि पारदर्शी प्रक्रिया, एक सेकंड जूम कर लूँ मैं ताकि आप लोग को भी नज़र आए, मुझे भी नज़र आ जाए। पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरकर न्याय करने वाले न्यायाधीशों की आपेक्ष जो लगाते हैं का विरोध होना चाहिए। देखिए किसी वाद में
निर्णय आता है तो निर्णय का आप विरोध जरूर कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपका सेशन कोर्ट में अगर कोई निर्णय आया तो उसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई आ रहा है निर्णय तो उसके बाद के खिलाफ आप हाई कोर्ट में पुनः पटिशन दायर कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा निर्णय आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में पुनः पटिशन दायर कर सकते हैं और वृहद बेंच की मांग कर सकते हैं। आपका ये अधिकार है। अगर आपको लगता है कि कोई वाद, अगर किसी वाद में आपका निर्णय आ रहा है न्यायालय के द्वारा, तो आप उस वाद से संतुष्ट नहीं है तो आप यह प्रक्रिया अपना सकते हैं, पर यह नहीं कि जो निर्णय दिया उस व्यक्ति विशेष पर आप आपेक्ष लगाए। यही बात इनके द्वारा किया जा रहा, और यह भारतीय सिस्टम में बहुत ही डीमेरिट है। न्यायपालिका में या लोगों में मौलिक अधिकार अपना समझते हैं वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, पर मौलिक कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है, या हमारी जवाबदेहिता क्या है इन सब मुद्दों पर इसकी कोई बात नहीं करता। सभी को मौलिक अधिकार चाहिए, पर मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य जरूरी है। जिस देश में मौलिक कर्तव्य की वरीयता दी जाती है उस देश की जड़ें मजबूत होती हैं। मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, यह आपको कहीं एग्ज़ाम में ही ना पूछ दे कि जिस देश की मौलिक कर्तव्य को वरीयता दी जाती है उसकी उस देश की जड़ें मजबूत होती हैं या विरासत मजबूत होती हैं, क्योंकि वहाँ से जवाबदेहिता झलकता है कि व्यक्ति विशेष। और प्रश्न यहाँ से देखिए आपको पूछा भी गया था यूपीएससी के इस बार प्रश्न में, दिव्यांग लोगों के संदर्भ में हमारी नीतियाँ बहुत सी बनी होती है पर वो सफल नहीं हो पाती, उसके पीछे का कारण क्या है? प्रशासनिक और नागरिक लोगों के बीच जवाबदेहिता का कमी होना, मौलिक कर्तव्य की कमी होना, यही डिमेरिट्स है। और प्रश्न यूपीएससी ऐसे ही पूछता है, आपको कोई टॉपिक दे देगा, कोई उसके संदर्भ में आपका व्यू जानना चाहेगा क्या यह सही है नहीं है। तो इस प्रकार के टॉपिक रिलेटेड ही आपको, मान लीजिए विधि से रिलेटेड कोई टॉपिक को कवर करेगा, उसमें आपको नैतिकता या तो जवाबदेहिता से संदर्भित आपको प्रश्न क्रिएट कर देगा। तो आप ऐसे ही टॉपिक को कवर कीजिए ताकि आप लोग बेहतर स्थिति में हो। तो यह जरूर जानना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यह आयोजन किया जा रहा था जबलपुर में, शायद में भी, मुझे जहाँ तक मैं देखा था, इसे एक सेकंड में देख ही लेता हूँ कहाँ हो रहा था। मध्य प्रदेश में तो हो ही रहा था, JS वर्मा, हाँ जबलपुर, देखिए जबलपुर में ही हो रहा था। कभी माइंड से स्लिप हो जाता चीज़ें ना, हम भी ह्यूमन हैं। देखिए जबलपुर में यह न्यायाधीशों के लिए एक स्मृति व्याख्यान रखा गया था, अर्थात कुछ समारोह था जिसमें मध्य प्रदेश के CM भी वहाँ पर गए हुए थे। धनखड़ जी ने अपनी बात रखी। वहाँ पर शिवराज चौहान के द्वारा, जो माननीय मुख्यमंत्री है MP के मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा यह बोला गया कि भारत में न्याय की भाषा मातृभाषा में होना चाहिए, क्यों नहीं होती है, इसके संदर्भ में परिचर्चा करने की जरूरत है। और राजभाषा हिंदी में न्याय किया जाए और अन्य प्रांतों में वहाँ पर स्थानीय भाषा के बहस के सुनी जाए, फैसले सुनाए जाए। मूल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहने का अर्थ यहाँ पर इनके द्वारा यह था कि जो भी व्यवस्थाएं चल रही है अंग्रेजी में, उसे न्यून करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत की अधिकतर जनता हिंदी या अपने मातृभाषा से ही जुड़ी हुई है। लगभग 92% लगभग या तो हिंदी जानते या तो अपनी मातृभाषा जानते। अंग्रेजी मेट्रोपॉलिटन शहर में मान्य रहती है, वहाँ पर बोली जाती है, वहाँ सुनी जाती है, समझी जाती है। पर अधिकतम 90% जो लोग हैं, 92% लोग या तो हिंदी का प्रयोग करते या अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते। इतने वृहत जनसंख्या को समाहित करने के लिए न्याय व्यवस्था को मातृभाषा या हिंदी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो यह एक देखिए प्रश्न क्रिएट करता है आप लोग से। इससे रिलेटेड प्रश्न पहले भी विवाद आए हैं, क्या न्यायालय के भाषाओं को मातृभाषा के रूप में करना चाहिए। पर देखिए बहुत से जगह यह स्वयं कदम न्यायालय के द्वारा लिया भी गया है कि वहाँ के लोकलिज्म के तहत जैसे न्यायालय सुनाता है। पर यह विधि सम्मत भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, सेशन सत्र की बात यहाँ चल सकती है, वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है मातृभाषा और स्थानीय भाषा में।
पर यहाँ ऑल ओवर इंडिया में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ जाते हैं। तो मान लीजिए कोई साउथ के जज होंगे, उनकी नियुक्ति किसी हाई कोर्ट में हो रहा है, मान लीजिए आपके एमपी में ही हो गया, तो कहीं ना कहीं मातृभाषा के संदर्भ में स्थिति उत्पन्न हो जाएगा उनके कम्युनिकेशन में। और कहीं उसके साथ ही साथ आपको यह भी होगा कि हिंदी विवाद पुनः खड़ा होगा, इसके संदर्भ में भी देखने को मिलेगा। वैसे ही मान लीजिए उत्तर पंजाब हरियाणा कोई जज होंगे, आपको केरल तरफ जाते हैं या साउथ के तरफ जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट के तरफ जाते हैं, उनका नियुक्ति किया जाता है किसी हाई कोर्ट में, तो यह कहीं ना कहीं विरोधाभास को जन्म देगा। तो इसके बीच सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है, इस पर एक कमेटी बनाने की जरूरत होगी और साथ ही साथ लोगों की राय या पूर्ववर्ती जो जज रह चुके हैं, न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनसे यह राय लिया जा सकता है, क्या इस बारे में सोच सकते हैं। तो आने वाले समय में सरकार इस संदर्भ में दिशा निर्देश कर सकती है कि इस प्रकार के भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो, ताकि लोगों को न्याय संगत लगे, न्याय उचित लगे और न्याय ऐसा लगे कि हमारे आसपास के ही लोग कर रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, अब माननीय न्यायाधीश के बारे में नहीं बोलना चाहिए, पर मैं ये वीडियो अभी आजकल यूट्यूब पर बहुत वीडियो इस प्रकार के आते हैं। बहुत से न्यायालय, पटना, एमपी, आपको यूपी के, महाराष्ट्र के सभी न्यायालय अपने यूट्यूब फॉर्म पर यह चला रहे हो, अपने जो भी केस चलता है लाइव टेलीकास्ट होता है। तो यह ध्यान रखिए। उसमें मैंने एक वीडियो किन्हीं न्यायालय माननीय न्यायाधीश का देख रहा था, तो जो वादी था वो हिंदी में बोल रहा था और वकील इंग्लिश में बोल रहा था, वकील भी इंग्लिश में और न्यायाधीश भी इंग्लिश में, और वादी चुपचाप सुन रहे थे। तो समझ सकते हैं ये इसके साथ क्या बीत रहा होगा, स्थिति असमंजस स्थिति में होगा। मेरे बात के संदर्भ में दोनों क्या बात कर रहे हैं, जब तक इस तीसरे जो व्यक्ति है, जो वादी है, उसको यह नहीं समझ में आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तब तक वो इससे जुड़ नहीं पाएगा, इस प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाएगा। कहने का मतलब यही है शिवराज जी चौहान जी का, कि लोगों को लगना चाहिए न्याय मेरे लिए हो रहा है, न्याय पर चर्चा मेरे लिए हो रहा है, और न्याय जो होगा वो केवल मेरे लिए होगा, उसे और कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। तो इसी पर वाद विवाद की बात चल रही है। तो आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है जो आप लोग के लिए अपडेट कर सके न्यूज़ को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे VVI श्रेणी में रखिएगा। आने वाले मेंस में CS, आपको जो भी PCS, स्टेट PCS जो भी होगा, आपको PSC वहाँ पूछ सकता है मेंस में। और UPSC 23 के मेंस में शायद यह प्रश्न जरूर पूछना चाहिए UPSC को, क्योंकि इस पर बहुत से अपडेट आने वाले समय में होंगे। मसौदा भी आ रहा है, जल्दी वो PMO के स्तर पर गया हुआ है और भी चीज़ें अपडेट हो रही है। देखो भारत मुहिम के तहत विदेशी पर्यटकों को लाने का प्रवासी भारतीयों किया जा रहा है प्रेरित। तो इसके संदर्भ में देखिए चीज़ें अपडेट हो रही है। भारत में एक मसौदा तैयार हुआ है और देखिए यहाँ PMO के स्तर पर यह काम हुआ है। देखिए कहीं लिखा हुआ था, मैंने देखा भी था। उससे पहले देखिए इस चीज़ को देखिए, भारत आने से पहले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीज़ा देने के लिए दुनिया सहित 160 देशों के साथ भारत वीज़ा सुविधा प्रदान करने के लिए विचार कर रहा है। साथ ही साथ 20 देशों में, ब्रिटेन सहित दुनिया के 20 देशों में पर्यटन दफ्तर खोले जाने की बात की जा रही है। तो इसके संदर्भ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्री 3 दिवसीय कार्यशाला में, तो पहले तो ये PT में आप लोग को प्रश्न स्टेट PCS में पूछ सकता है। इसकी अगुवाई किन्होंने की? संस्कृति जो मंत्री है, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री आपको G किशन रेड्डी, उनके द्वारा किया गया है। तो यह बात की गई है इनके द्वारा। और यह जो देखिए यहाँ पर बात की गई है, जो मसौदा जो है राष्ट्रीय पर्यटन नीति का जो मसौदा है वो PMO के स्तर तक गया हुआ है। जल्द ये संसद के पटल पर आएगी और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं अपडेट होंगी और नया संसद सत्र में आपको नई पर्यटन नीति देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है इसके सारे की नोट्स के संदर्भ में।
जो भी अपडेट होगा। मसौदा देखिए अमूमन इतने स्तर से होकर गुजरता है तो उसमें लगभग 90 से 95% चीज़ें मान ली जाती। कुछ 1-2% जो विपक्षी दलों या जो हमारे संसद के गणमान्य लोग हैं उनके द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते तो उसको संशोधन होता है, पर अमूमन देखा 90 से 95% मसौदों का समान रूप वो देखने को मिल जाता है आपके अधिनियम में, एक्ट में। तो अमूमन हम उसका चर्चा कर लेंगे आज क्या है नहीं। तो यहाँ पे एक डाटा आप लोग को दिया गया है पर्यटन क्षेत्र को खड़ा करने के लिए कोविड के बाद आपको देखिए 50,000 करोड़ का एक राशि स्वीकृत किया गया। तो यह आंकड़ा को आप लोग अपडेट कर लीजिएगा कि कोरोना का जो दौर था उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो सेवा सेक्टर में था वो आपको पर्यटन ही था, क्योंकि सभी आउट गोइंग और इनकमिंग जो ट्रांसपोर्टेशन था वो सारा चीज़ बंद हो गया था, विदेश से लोग नहीं आ रहे थे। तो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो चलिए हम लोग इस पर बात करें, विस्तृत रूप से बात करेंगे। और ये आपको देखिए जीएस पेपर जो 2 और 3 के ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 मेंस का सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप भारत में पर्यटन का महत्व और चुनौती के टॉपिक को यह न्यूज़ कवर करता है। स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट जो हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इस टॉपिक को अपने जीएस के पार्ट से कवर कर लीजिएगा। मेंस वाले जीएस के पार्ट से मेंस में तो आपको ये कहाँ मिल रहा है उससे रिलेटेड पीटी के कवर कीजिएगा। पीटी के पॉइंट जो भी डाटा यहाँ दिए गए इससे रिलेटेड आपको पीटी में भी प्रश्न किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या है। तो जो राष्ट्रीय नई पर्यटन नीति मसौदा है वो भारत में ग्रीन और डिजिटल पर्यटन, ध्यान रखिएगा, ग्रीन और डिजिटल पर्यटन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पर्यटन नीति मसौदा तैयार किया गया। इसे अनुमोदन के लिए भेजे जाने से पूर्व उद्योग भागीदारों, जो उद्योग इसके भागीदार लोग हैं, राज्य सरकारों, अन्य संबंध मंत्रालयों की प्रतिक्रिया के लिए भेजा गया था और यह देखिए पीएमओ के स्तर तक पहुंच गया है। तो सभी जगह इससे नई मसौदा नीति के बारे में राय कलेक्ट की जा रही है। वर्तमान जो सरकार है जो भी नीतियां लाती है, आप लोग माई गवर्नमेंट ऐप जितने लोग हैं डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपसे राय पूछा जाता है। मैं लगातार उसमें पार्टिसिपेट करता हूं ताकि अपनी राय विचार रख सकूं केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास। तो देखिए आपको भी भागीदार होनी चाहिए इस सब चीज़ों को एक्टिवेट होने के लिए कि सरकार किस रूप से आपकी बातों को रखे अपने मसौदे में। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं कि पर्यटन नीति में क्या होना चाहिए। आपको अगर कुछ ऐसा लगता है, आपकी राय अगर देश हित में होगी, देश के संदर्भ में होगी, देश के वातावरण के संदर्भ में होगी तो सरकार जरूर मानती है। और ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो माई गवर्नमेंट ऐप के पर राय दिए गए उसे विभिन्न मसौदों में तैयार किया गया। हमारे जो वशिष्ठ सम्राट सर हैं, ध्यान रखिएगा जो बात मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये सुनिएगा आप। महिला जो उत्पीड़न जो केस बना था, जो दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ उसके बाद जो केस बना है, जो एक्ट बना है, ध्यान रखिएगा, एक्ट महिला से संबंधित जो एक्ट बना है उसमें वशिष्ठ सम्राट जी का राय भी गया हुआ है। उनके राय को वहाँ माना गया है क्योंकि वो चाइल्ड लेबर एम्बेसडर हैं भारत सरकार के। वशिष्ठ सम्राट जो हमारे फैकल्टी में है, आप लोग फैकल्टी के सर्च कीजिएगा यूट्यूब के वेबसाइट पर जाकर, आपको वशिष्ठ सम्राट मिल जाएंगे। तो समझ सकते हैं कितने व्यक्ति को कहाँ से कहाँ आपको राय मांगी जा सकती है, वहाँ पर सरकार मानती है। तो माई गवर्नमेंट ऐप्स के माध्यम से आप लोग इन सब चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। चीज़ें देखिए, आप जिंदा आदमी होने का सबूत दीजिए, ठीक ना। चीज़ें रटाई आप लोग चीज़ें पढ़ते हैं तो आप लोग उसका व्यवहारिक ज्ञान आप लोग नहीं कर पाइएगा। किताब पढ़ के बस किताबी कीड़ा नहीं बनना, यहाँ किन क्षेत्रों में हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार के जब भी सरकार आपसे राय मांगती है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व पर्यटन मंत्रालय भारत में पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन के विकास और MICE उद्योग जो मीटिंग इंडस्ट्री या इवेंट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, अभी मैं उस पर चर्चा करूँगा, हेतु चिकित्सा और कल्याण को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप के साथ 3 मसौदा रणनीति तैयार की है। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि पहले की जो नीति थी 2002 में पर्यटन नीति आ चुकी है, उसके बाद यह नीति आ रही है जिस पर मसौदा बन रहा है और जा रहा है, और इसके बाद नई राष्ट्रीय नीति बनेगी पर्यटन के क्षेत्र में। तो उसके लिए देखिए
MICE उद्योग और ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए भी मसौदा तैयार करने की बात की गई है। अब MICE को क्या उद्योग क्या होता है, इसे मीटिंग इवेंट या इवेंट इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। MICE एक संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है बैठकें, आयोजन, जिसे मीटिंग कहा जाता है, प्रोत्साहन, ये इंसेटिव, और सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, और प्रदर्शनियाँ अपने पूर्ण रूप या संक्षिप्त इंग्लिश का जो संक्षिप्त रूप है उसे ही MICE उद्योग कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यटन के क्षेत्र में माना जाता है। जैसे M फॉर मीटिंग, I फॉर इंसेंटिव, C फॉर कॉन्फ्रेंस और E फॉर एग्जीबिशन। तो यह क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है इंग्लिश में भी, तो इसे आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। नई मसौदा नीति किन पहलुओं पर चर्चा करेगी? अब यहाँ पर आप सवाल उठता है कि मसौदा नीति की ज़रूरत क्या है, तो किन पहलुओं पर चर्चा करेगी, यह जरूरी हो जाता है। ये तो पर्यटन सेक्टर को उद्योग का दर्जा यह देने का कार्य करेगी, इस पर विचार की गई मसौदा में शामिल किया गया है कि इस मसौदे के तहत पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने हेतु उद्योग को दर्जा देने के साथ साथ होटलों को औपचारिक रूप से बुनियादी अवसंरचना दर्जा दिए जाने का उल्लेख है। अर्थात इस मसौदे में पर्यटन के सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 5 प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया जा रहा है। जैसे इस मसौदे में विगत 10 वर्षों में 5 प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान दिया जाए, जिसमें हरित पर्यटन, डिजिटल पर्यटन, गंतव्य प्रबंधन अर्थात जहाँ हम जा रहे हैं उसके प्रबंधन के लिए, अतिथि क्षेत्र और को कुशल बनाना, और सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योगों से संबंधित पर्यटन को समर्थन करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा मसौदा का। और नई पर्यटन नीति में इसे जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र व्यापक है और इससे रिलेटेड बहुत से सब पार्ट और मेन पार्ट कवर होते हैं, तो यह जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है राहत उपाय और कराधान विराम पर बल की बात की गई है इस मसौदे में। तो ये क्या है, पर्यटन उद्योग जो हम जान रहे हैं विगत 2 वर्षों में जो स्थितियां थी महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित रहा है। इस पर्यटन उद्योग में राहत उपायों के साथ साथ कराधान विराम अर्थात टैक्स में छूट देने का प्रावधान भी सरकारी प्रतिनिधि के लिए विचारणीय आवेदन भेजे गए हैं। बहुत से सरकारी प्रतिनिधियों और जो भी लोग हैं पार्टिसिपेट किए, जो मैं माई गवर्नमेंट ऐप की बात कह रहा हूं उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। वहां पर कुछ पर्यटन नीति के संदर्भ में कुछ बातें की थी, तो वहां पर मैं CSR का चर्चा किया था। CSR तो बहुत सी चीज़ें CSR आपको डिफाइन करता है। CSR एक व्यापक अवधारणा सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके तहत जो फंड रिलीज होगा तो इन क्षेत्रों के बेहतरी के लिए आप उस फंड को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इससे रिलेटेड सुझाव दिए थे, तो आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं। और भी जब ये तो अब चला गया, अब जो नया नेक्स्ट कुछ आएगा उसके संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट फ्रेमवर्क शर्त प्रदान करना है। इस मसौदे का महत्वपूर्ण मसौदे का फ्रेमवर्क शर्त प्रदान करना है। तो नया मसौदा नीति जो विशिष्ट परिचालन मुद्दों को संबंधित नहीं करता, हालांकि इसमें विशेष रूप से महामारी के मद्देनजर इस क्षेत्र में मदद करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया है या एक रोड मैप तैयार किया गया है मसौदे में, किस प्रकार से पर्यटन नीति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है विदेशी और स्थानीय पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समग्र मिशन और विजन तैयार किया जा रहा है इस मसौदे के तहत। इस कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, बेहतर अनुभव दोनों को हो। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में जाते हैं कहीं किसी क्षेत्र में घूमने के लिए, तो पर्यटन के लिए लोकल जो पर्यटक होंगे और विदेशी पर्यटक है, दोनों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कैसे मिशन को कंप्लीट किया, विज़न कंप्लीट किया जाए, इसके लिए बात की जाए। जैसे अभी हाल में देख रहे होंगे प्रत्येक जो पर्यटन का स्थल है उसे मॉडरेट किया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, वहाँ लेज़र लाइट की व्यवस्था की जा रही है, नए नए इनोवेशन डेवलप किए जा रहे हैं ताकि लोग वहाँ जाए तो केवल दीवार को ही देखें नहीं, उससे रिलेटेड और भी झांकियाँ है, उसके विरासत है, उसके जो संस्कृति का महत्व है, तो उससे रिलेटेड लेज़र लाइट हो सकता है, उससे नाकन और भी प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो इसका यही मेन मकसद है मसौदे में कि अपग्रेड करना है सारे पर्यटन क्षेत्र को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब विश्व में पर्यटन का महत्व क्या है, जब ये आप लोग पर्यटन मसौदा सुन रहे हैं बार बार, पर्यटन मसौदा क्या है, पर्यटन नीति क्या है, तो अब इतना सरकार क्यों बल दे रही है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अगले साल के PSC में या UPPCS में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका कारण आप जानिए क्यों कि WTO
टीटीसी के अध्यक्ष जो हैं और सीईओ जूलिया सिम्पलसन के ने कहा कि हमारा क्षेत्र जो पर्यटन क्षेत्र है 58 मिलियन से अधिक नौकरियां वसूली कर सकता है। यह लाइन में उनके द्वारा जो बोला गया वो लिखा हूं, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके अगर वक्तव्य को लिखते हैं, उनके लाइन को लिखते हैं तो आपका आंसर इम्प्रूवमेंट होता है। तो यह उनके द्वारा बोला गया है कि हमारा क्षेत्र 58 मिलियन से अधिक नौकरियों की वसूली करता है या संग्रह करता है। वह 8.6 ट्रिलियन डॉलर उत्पन्न कर सकता है, जो दुनिया भर के आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दे सकता है। आर्थिक सुधार जो 1.3 से लेकर 2.4% के वार्षिक वृद्धि दर विश्व के कुल जीडीपी में देखने को मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं यह बढ़ोतरी करेगा यह क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र। और कोरोना के बाद स्थितियां और भी बदतर हुई थी 2 वर्ष के लिए, तो धीरे धीरे मॉडरेट करने के लिए, धीरे धीरे उसमें सुधार लाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि विश्व के इसके महत्व को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ भारत में पर्यटन का महत्व क्या है यह भी आप लोग जान लीजिए। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2019, देखिए 20 और 21 अभी नहीं आया है, 21 आपको हो सकता है अगले माह या उसके अगले माह में आप लोगों को दिसंबर तक हार्डली दे देना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। तो जब ये आंकड़ा आएगा तो उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आप इस आंकड़े से चीज़ों को समझिए कि 2019 के रिपोर्ट विश्व जीडीपी में सकल घरेलू योगदान में मामले में भारत पर्यटन क्षेत्र में 10वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, विश्व के कुल जीडीपी के योगदान में भारत का जो पर्यटन क्षेत्र है वो 10वें स्थान में विश्व में रखता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए तो आप समझ सकते हैं। साथ ही 2019 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का योगदान कुल अर्थव्यवस्था का 13,68,100 करोड़ रुपये था, और जो सकल घरेलू उत्पाद 6.8% अर्थात 154.3 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास था। भारतीय जीडीपी के संदर्भ में यह बात की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं 8.6% कुल जीडीपी में, और मात्रा में लिया जाए तो 13,68,100 करोड़ रुपये के संदर्भ में, और डॉलर के संदर्भ में लिया जाए तो 194.3 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में था, समतुल्य था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो इसमें जो समझौता अगर मसौदा आया उस पर नीति बनेगा तो असंभावी है, यह संभव है। किससे रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी के मेंस में और पीसीएस के मेंस में जरूर देखने को मिल सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2029 तक यह आंकड़ा 20 छूट गया है। वर्ष 2020 तक भारत में पर्यटन क्षेत्र में 39 मिलियन नौकरियां थी, जिनकी देश में कुल रोजगार का 8.0% योगदान या हिस्सेदारी था। तो समझ लीजिए 39 मिलियन लोगों की नौकरियां क्रिएट करके दिया था 2020, अर्थात 19 के संदर्भ में देख के 19 का ही रिपोर्ट आया होगा, और 19 और 20 का जो रिपोर्ट जो मानते हैं हम लोग वो कहीं ना कहीं इस पर गिरा था। पर समान स्थिति में माना जाए तो समान स्थिति में 8% की योगदान रोजगार के सृजन में देता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर यह है। साथ ही साथ 2029 तक इस आंकड़े में लगभग 53 मिलियन नौकरियों का यह पहुंचने का उम्मीद है। लगभग 20 के आसपास बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, 20 मिलियन के आसपास। तो देखिए यह आप ध्यान रखिएगा 53 मिलियन या 53 से अधिक भी हो सकता है। ये आंकड़ा संभावित होता है, आसपास होता है, उसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस आप लोग समझ लीजिएगा। अब नोट याद रखिएगा, वर्ष 2021 तक विश्व विरासत सूची में 40 साइट सूचीबद्ध किए गए थे। तो इससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिला है, लोग भारत के पर्यटन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर जाने हैं। और साथ ही साथ देखिए इस मामले में विश्व विरासत जो भारत विश्व में 6ठा स्थान, 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल के संदर्भ में विश्व विरासत सूची में वैश्विक रूप से यह 6ठा स्थान रखता है, जहाँ पर इतनी सांस्कृतिक विविधता है और पर्यटनीय क्षेत्र है। सभी सांस्कृतिक क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र हैं। 7 प्राकृतिक जो क्षेत्र है यूनेस्को के सूचीबद्ध सूची में है वो भी पर्यटन का क्षेत्र है, और 1 मिश्रित जो क्षेत्र है वो भी। तो इस प्रकार से कितना महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाता है। आप देखिए लोग विदेशी पर्यटक इसी से प्रभावित होते हैं। देखिए कोई विदेशी पर्यटक आता है तो क्या सर्च करता है, वो सर्च ये थोड़ी करता है कि भारत में क्या क्या चीज़ें हैं। लोकल स्तर पर मान लीजिए आप एमपी में रह रहे हैं तो एमपी में जबलपुर में क्या है, इंदौर में क्या है, इस तरह सर्च नहीं करते वो लोग, या पटना में क्या है
या रांची में क्या है या तो दिल्ली में क्या, इस तरह सर्च वो लोग नहीं करते। वो लोग या तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, इंडिया गवर्नमेंट के वेबसाइट पर, टूरिज्म डिपार्टमेंट पर जाते विभाग में, वहाँ मंत्रालय में, वहाँ पर आपको चीज़ें वहाँ से सर्च करते कौन कौन से स्थल हैं, या तो यूनेस्को के सूची में देखते हैं कौन कौन से स्थल है, या रामसर साइट जो है उस पर भी देखते हैं बहुत से लोग, पर्यटन के क्षेत्र कौन कौन से वहाँ पर। तो ये सब स्थल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि भारत में पर्यटक आगमन के लिए ये सब बहुत सहायक की भूमिका निभाते हैं कि कोई भी विदेशी अगर सर्च करेगा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, अगर कोई व्यक्ति को लगेगा कि मुझे इस क्षेत्र में कहीं जाना चाहिए तो वो इसी साइट के सभी डाटा को संग्रह करके वो आएगा, या रामसर साइट है या इस प्रकार से भारत के बहुत सी योजनाएं हैं उसके संदर्भ में चीज़ों को देखकर आएगा। अब मान लीजिए कोई बौद्धिस्ट को आना होगा चीन, जापान या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से, तो क्या सर्च करेगा? वो सर्च करेगा जैसे बौद्ध सर्किट का निर्माण किया गया तो बौद्ध सर्किट, डायरेक्ट बौद्ध सर्किट लिख कर GOV कर देगा, वो सारे विरासत उसको स्थल को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और बहुत आसानी होगा उन पर्यटकों के लिए कि वो अपने अपने गंतव्य के लिए अपना स्ट्रैटेजी बना सके, उनके लिए क्या क्या करना। तो इसलिए देखिए ये सब चीज़ों का महत्ता बढ़ जाता है। आपसे प्रश्न कहीं कर दे क्यों सरकार इन लिस्टों को जारी करती है, या क्या ज़रूरी है विश्व विरासत सूची में स्थलों को शामिल करने, क्यों इतना महत्ता किसी देश के द्वारा दी जाती है? तो यह पर्यटन को कोऑर्डिनेट करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। विदेशी पर्यटकों को या भारतीय पर्यटकों को उस गंतव्य तक पहुंचने का एक मार्ग देता है। तो इससे आपको चीज़ें स्पष्ट होगी, ये चीज़ें आप लोग समझिएगा। हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब, उसकी महत्ता है, तो इसे आप लोग को समझने की ज़रूरत है। अब भारतीय दृष्टि से पर्यटन का महत्व क्या है? तो पहले तो राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण होता है, दूसरा सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा मिलता है। देखिए हाल में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, इसमें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है बहुत बेहतर उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। सांस्कृतिक कूटनीति का अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उपयोग करते। जैसे चीन के राष्ट्रपति आए थे जिनपिंग, उन्हें अहमदाबाद ले जाके कुछ विरासत स्थलों पर ले जा घुमाए। इसी तरह अमेरिका के प्रधानमंत्री आते हैं तो उन्हें विरासत स्थलों पर ले जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि लोग कनेक्ट हो पाते हैं सांस्कृतिक विरासतों से। तो यह बहुत ही बेहतर उम्दा नीति है। किसी भी देश को प्यार से जीता जा सकता है। उसे अगर मैं एक टेबल पर बैठा दूं, उनसे ऑफिशियली बात करूं तो ज़्यादा कनेक्ट नहीं होंगे। और पहले ऐसे ही नीतियां सभी देशों के द्वारा अपनाई जाती थी कि कॉन्फ्रेंस टेबल पर आते थे लोग, एक तरफ उस देश का मान लीजिए इंडिया का एक तरफ पूरा मेंबर बैठे रहेगा, ऐसे इधर मान लीजिए अमेरिका के साथ इधर सारे मेंबर बैठे होंगे और टेबल पर वार्ता करेंगे, और सामने आपको माइक लगा रहेगा दोनों तरफ और बात करेंगे। अब बीच में फ्लावर लगा रहेगा कि वातावरण को अच्छा करने। इससे कूटनीतिक तय नहीं होती है, इससे चीज़ें हम जुड़ाव नहीं देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में आपसे यह प्रश्न जरूर किया जाता है, ऐसी क्या नीति अपनाया भारत जो विश्व में इसके नीति की चर्चा होती है। और लोग कोई भी देश है, कोई भी आप देश का उदाहरण ले सकते हैं, बस पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी देश का उदाहरण ले सकते हैं। भारत के साथ 2014 के बाद के रिश्ते बहुत ही मधुर हुए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 14 से पहले रिश्ते नहीं थे, पर रिश्ते का जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है और बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ा है। कोई भी पोलाइटली इंडिया से बात करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? अगर किसी मुद्दे पर अगर वो बात करना चाहता है इंडिया, तो उससे उसकी बात को तुरंत कोई राष्ट्र सुनना चाहता है, क्यों? इसके लिए ये सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा जिस रूप से इन्होंने दिया है, लोगों को उसकी महत्ता समझाकर अपनी कूटनीति को अपनाया है, यह एक बहुत ही बेहतर कदम है। तो इसे आपको समझने की ज़रूरत है। अब सेवा क्षेत्र में भी इसका उपयोगिता है पर्यटन का। विदेशी विनिमय दर्ज करने के लिए अर्थात डॉलर प्राप्त करने के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। तो आपको याद रखना चाहिए। ढांचागत विकास के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। जैसे आप सुने होंगे विश्व विरासत या स्वदेश दर्शन योजना आप लोग सुने होंगे, या अपना देखो देश योजना का नाम सुने। उसके पीछे क्या होता है कि उस स्थल का पुनरुद्धार किया जाता है। तो इसके आसपास के जितने लोग जुड़े हुए हैं, या तो कोई भी दुकानदार हो या लोकल स्तर पर उससे रिलेटेड कोई आपको कलाकृति हो, रोजगार के अन्य साधन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बस रोड मैप सभी अपडेट होते हैं, उन्नत होते हैं।
केवल इस क्षेत्र का, एक क्षेत्र के विकास से इन सभी अवसंरचनाओं का विकास होता है। रोड कनेक्टिविटी बढ़ती है, बिजली आपूर्ति बढ़ती है, अवसंरचना का विकास किया जाता है, रोजगार को सृजन किया है, तो आसपास के जो अन्य उद्योग है वो भी डेवलप होते हैं क्योंकि लोगों का आगमन बढ़ता है। तो यह कितना बड़ा ढांचागत विकास करता है पर्यटन, आप समझ सकते हैं। सभी एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इस चीज़ को आपको समझने की जरूरत है। अब भारत में पर्यटन के कदम क्या क्या है, सरकार किस रूप से काम की है, इससे पहले टाइम देख लेता हूँ मैं कितना हो गया है, 44 मिनट। चलो ये कोई बात नहीं, अभी है समय हमारे पास। तो भारत में पर्यटन सरकार के कदम क्या क्या रहे क्षेत्र में, तो स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 के दौरान आया था, जिसमें इस योजना के तहत किया क्या गया था, भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 13 चिन्हित थीम के आधारित सर्किट बुनियादी ढांचे का विकास किया गया था। तो याद रखिएगा 13 नोटिफाइड आपको थीम पर आधारित जो भी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ है उसके आधार पर एक सर्किट डेवलप किया गया था और सभी उस सर्किट से स्थलों को जोड़ा गया था। जैसे बौद्ध सर्किट, भारत में जितने भी बौद्ध स्थल हैं, खासकर उत्तर भारत में जितने बौद्ध स्थल है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और आपको हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि नेपाल को भी इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो बौद्ध सर्किट में आपको यह सारे बौद्ध स्थलों को एक टूरिज़्म डेवलप किया गया। इसके जो भी मान लीजिए बौद्धिस्ट कोई आते हैं तो इस बौद्ध सर्किट के कॉन्सेप्ट के तहत वो वहाँ से जा सकते, उनको सारी सुविधाएं दी जाती है, रेल सुविधाएं दी, यातायात सुविधा दी जाती है, पर्यटन बस चलाया जाता है मंत्रालय के द्वारा। तो इसलिए ये डेवलप किया। इसी प्रकार देखिए तटीय सर्किट, जितने भी भूभाग के हमारे तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ गुजरात से लेकर आपको यहाँ आपको पश्चिम बंगाल तक जितने भी तटीय स्थल पर विरासत हमारी है उसको डेवलप करने के लिए तटीय सर्किट डेवलप किया जा रहा है। डेजर्ट सर्किट या मरुस्थल सर्किट, आप जो है राजस्थान के क्षेत्र में डेजर्ट है तो वहाँ पर मरुस्थल के संदर्भ में जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्यटन के क्षेत्र है उसको डेवलप किया गया। इको सर्किट कहने का मतलब जो पर्यावरणीय मुद्दे से संदर्भित उन्नत क्षेत्र है। जैसे पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरी वन है, आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। पश्चिम का इकोसिस्टम, पूर्व का इकोसिस्टम या मालवीय या तो मध्य का क्षेत्र जो है पूरा मालवा पठार के संदर्भ में जो है, इसके बाद अरावली पर्वत से संबंधित जो क्षेत्र है, तो इकोसिस्टम सर्किट भी डरजिट इस पर्यटन विभाग के तहत आपको डेवलप किया गया। तो ये चीज़ समझिएगा कि कितने आपको सेक्टर में आपको, इसी प्रकार कृष्णा सेक्टर जो गॉड कृष्णा है उनसे रिलेटेड जो क्षेत्र है, जगह है, जैसे मथुरा हुआ या तो और भी वृंदावन हुआ, इस प्रकार के जो क्षेत्र है वो स्थल उनको इस सर्किट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। जो भी हिंदू धर्म के लोग मानने वाले वो जा सकते। इसी तरह आध्यात्मिक सूफी सर्किट भी डेवलप किया जाएगा। तीर्थकर सर्किट भी है, बहुत सा जनजातीय सर्किट भी है, वन्यजीव सर्किट है, हिमालयन सर्किट है। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो पर्यटन के इस कॉन्सेप्ट में पर्यटन सर्किट में शामिल नहीं किया गया है। आप इस सर्किट में सभी सर्किटों में उस क्षेत्र को चुन सकते हैं जिसमें आप जुड़े हुए हैं। तो यह बहुत ही सरकार का बेहद पर्यटन योजना है जो लोगों की कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया है। हालांकि देखिए इसका आंकड़ा बहुत बेहतर था, पर 2019-20 में कुछ आंकड़ा खराब हुआ है कोरोना के कारण। आने वाले समय में इस सर्किट की महत्ता बहुत बेहतर होने वाली है। इससे रिलेटेड आपको प्रश्न जरूर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है देखो अपना देश पहल, पर्यटन मंत्रालय ने 2020 में शुरू किया है और ताकि नागरिकों के देश के भीतर व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इस प्रकार के घरेलू पर्यटन सुविधाओं के बुनियादी ढांचा विकास को सक्षम बनाए। इसी प्रकार देखो अपने देश के तहत देखे होंगे विभिन्न विद्यालयों के स्टूडेंट को विभिन्न क्षेत्रों में लेकर जाकर भ्रमण कराया जाता है इसी कॉन्सेप्ट के तहत। जैसे जम्मू कश्मीर के बच्चों को दिल्ली लाया जाता है, दिल्ली के बच्चों को साउथ ले जाया जाता है, या दिल्ली के बच्चों को आपको नॉर्थ ईस्ट लेकर जाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को आपको महाराष्ट्र या तो साउथ में लेकर भ्रमण के लिए ले जाता है। देखो अपने देश कॉन्सेप्ट के तहत, ताकि लोग सांस्कृतिक विविधता और हमारी जो भारतीय विरासत है उसको समझे कि हमारा स्टेटस क्या है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो। नहीं तो पहले होता क्या था, उससे पहले सभी लोग जाते थे अपने खर्चे पर अपने सारे चीज़ों को इकट्ठा करके जानकारी डाटा एनालिसिस करके और लोग एक दूसरे से ही आ जाते। इस तरह रोड ट्रिप नहीं कराया जाता था
वेकेशन ट्रिप नहीं कराया जाता था ताकि एक साथ 100-200 बच्चे जाएं कहीं और इस प्रकार की जानकारी इकट्ठा करें, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते। इस पर आप वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो आपको उसको विजुलाइजेशन कीजिएगा ये कितना महत्ता रखता है अपने इस कार्य गतिविधि के लिए। चलिए नेक्स्ट है अतुल भारत वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। बहुभाषीय मोबाइल ऐप है जिसमें अतुल्य भारत वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटक के देशों के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों और आकर्षणों के बारे में जानकारी दिया जाता है। जो मैं विदेशी जो पर्यटक उस सर्च की बात में कर रहे थे, यही अतुल भारत जो एक ऐप है जिसके माध्यम से वो सारे भारत का स्थल को सर्च करता है, देखता है या मंत्रालय में जाकर वो सर्च करता है। अतिथि उद्योग को राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस अर्थात निधि भी एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसके तहत स्थापना पर्यटन सेवा प्रदाताओं को नामतः टूर ऑपरेटरों, होटलों और अन्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं पंजीकरण वर्गीकरण के उद्देश्य से की गई। अब है कि पर्यटन तो आ जा रहे, पर्यटक तो आ जा रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र भी हैं, अब इनको रहने और खाने पीने और भी जो ज़रूरतें हैं, सुविधाएं हैं, वो कौन देगा, उसको जोड़ने के लिए यह निधि ऐप लाया, निधि डेटाबेस क्रिएट किया गया जिसके माध्यम से टूर ऑपरेटर, इन लोगों को एक टूर ट्रैवलर्स एजेंट होते हैं जो सभी स्थलों पर ले जाकर उन्हें ट्रैवल करवाते हैं, टूर एजेंट ऑपरेटरों को सृजित किया गया, इस पंजीकरण किया गया, ऑथराइज किया गया कि आप रजिस्टर्ड है इस क्षेत्र में ले जाने के लिए। विभिन्न होटलों को रजिस्टर्ड किया गया ताकि उनके साथ फर्जीवाड़ा ना हो, और भी तरीके इसके हैं, एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये करने को अन्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं को भी इनसे जोड़ा गया। तो यह देखिए सभी पार्ट को इस नीति के तहत जोड़ा गया है। तो सरकार कार्य कर रही है और चीज़ें देखने की जरूरत पड़ी। कोविड-19 के दौरान मंत्रालयों ने होटल, रेस्टोरेंट, B&B अन्य इकाइयों सुरक्षित संचालन के लिए कोविड-19 और उसके बाद किए गए दिशा निर्देशों SOP प्रभावी क्रियान्वयन या साथ ही अतिथि उद्योग के लिए मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली, सिस्टम फॉर असेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रैकिंग फॉर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के नाम के तहत आपको विकसित किया था। साथी योजना आप लोग याद रखिएगा, यह आपसे पूछा जा सकता है साथी योजना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह इन क्षेत्रों को डेवलप किया है, कोविड-19 के बाद इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई थी। तो ये रहा आपका आज पर्यटन से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर हो गया है। जो भी अपडेट नीति में आएगा, जो नई नीति में, उसमें मैं अपडेट बस कर दूंगा। अमूमन मान कर चलिए 90 से 95% मसौदा का ही बात वहाँ होगा, बस कुछ चीज़ें हो सकता है सुझाव आए तो अपडेट किया जा सकता है। तो जो भी अपडेट होगा या नहीं होगा उसको हम लोग उस समय चर्चा कर लेंगे। आप इससे रिलेटेड मेंस पेपर का आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया रहता है। ऐप के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, जहाँ मैं रिव्यू करूँगा जो पहले का आ चुका है सभी को रिव्यू एक दो में करके मैं आप लोग को ड्रॉप कर दूंगा आपके मेल, आपके टेलीग्राम चैनल में। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेंस का मॉडल प्रश्न क्या है। तो भारतीय जो पर्यटन को समसामयिक रूप प्रदर्शित होते हुए देखा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि वर्तमान जो पर्यटन क्षेत्र है भारत का, वो समसामयिक रूप से परिवर्तित हो रहा है। जैसा वर्ल्ड में जिस कॉन्सेप्ट को अपनाया जाए वैसे ही भारत में भी अपनाया जा रहा है। उसकी रणनीति, स्ट्रेटजी सभी को समसामयिक रूप से परिवर्तन किए गए हैं, देखा जा सकता है। तो क्या राष्ट्रीय पर्यटन नीति मसौदा या राष्ट्रीय पर्यटन नीति जो आएगा, नीति 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, एरर हो जाता है, ह्यूमन एरर। अभी मसौदा मान के चलिए, जब नीति आ जाता है इससे नीति कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन इसलिए मैं ऑब्लिक कर दिया हूँ, जो भी हो क्वेश्चन उस संदर्भ में समझ लीजिएगा। नीति इस आकांक्षा को पूरा करने में सक्षम है, अपनी राय को स्पष्ट करे। मसौदा रहे या नीति जब आ जाएगी तो ये मसौदा हट जाएगा, नीति बन जाएगा। तो जब तक ये प्रश्न आप लोग आपके एग्जाम आएगा ये तब तक नीति हो जाएगा, इसलिए वर्तमान मैंने मसौदा ऑब्लिक करके लिख दिया, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या यह सक्षम है इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने में, तो यह आंसर राइटिंग में आप लोगों को लिख के देना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, हम खुद मैं उसका रिव्यू कर लूँगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए अब केवल चीज़ें हैं, पहले की चर्चा हेमंत सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सरकार क्या राष्ट्र स्टेटस
राज्यपाल के द्वारा नहीं बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति क्या है। इसके लिए उनके का रोज़मर्रा का जो प्रशासनिक कार्य, कार्यपालिका कार्य बाधा हो रही, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इस प्रकार के स्टेटस क्लियर करेंगे अपने। तो ये अधिकार क्षेत्र में आता है, उनके लिए चीज़ें नहीं है, इससे संबंधित चीज़ें अब आगे जो भी होगा अपडेट हम लोग देखेंगे। और देखिए जो मामला था जिस पर चर्चा की गई, लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जनप्रतिनिधि अधिनियम विधानसभा सदस्यता योग्य ठहराने की मांग के संदर्भ में इन पर आरोप लगे थे, तो उसी पर ये चीज़ें अपडेट हुआ है, तो उसे हम लोग ज़रूर देखेंगे। देखिए 9 जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र अपग्रेड होगा, तो यही यूपीएससी के प्रश्न में भी पूछा गया था। नीतियाँ बनती है पर प्रशासनिक और नागरिक लोगों की जवाबदेहिता जब तक नहीं होगी तो ये नीतियाँ किस रूप से काम करती थी। जो भी अपडेट हुआ उससे आप लोग की नोट्स के रूप में शामिल कर लीजिएगा चीज़ें। अब प्रश्न अगले साल देखने को मिल सकता है, नहीं भी मिलेगा 2 वर्ष के बाद ही मिलेगा। तो दिव्यांगता के संबंध में जो चीज़ें हैं हम लोग देखेंगे आगे फिर कभी। देखिए महाराष्ट्र सरकार जल्द ही लाने वाली राष्ट्रीय आयोग नीति जैसी संस्था बनाएगी महाराष्ट्र में, जो विश्लेषण करेगा, गहन अध्ययन करेगा, बाद में निर्णय के लिए राज्य की नीति आयोग की तर्ज पर यह एक संस्था स्थापित करेगा। उसके बाद क्या करेगा, कृषि तकनीक, वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा देखभाल आदि जैसे विषयों पर यह परिचर्चा करेगा। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि राज्य स्टेट लेवल पर जैसे सेंट्रल लेवल में नीति आयोग है, वैसे भी स्टेट लेवल पर ऐसी कोई आयोग होनी चाहिए जो सभी मंत्रालयों के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, अपने जो सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेट सके राज्य के स्तर पर, और इस प्रकार के रिपोर्ट जारी कर सके, सरकार को दिशा निर्देश दे सके, सरकार को सुझाव दे सके और सरकार उसके संदर्भ में भी काम करे। इस प्रकार की सख्त आवश्यकता है संघवादी प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए। राष्ट्र को 2047 तक अगर विकसित बनाना है तो राज्यों को भी इस स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। सभी राज्यों को इस स्तर पर काम करना, बहुत जगह ऐसी हैं संस्थाएं जो इस रूप से सरकार को सुझाव देती है, पर सभी राज्यों में अभी तक नहीं बनी है, इसलिए सभी राज्यों को यह कार्य जरूर करनी चाहिए। यह आपको यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, क्या ऐसी आवश्यकता है, तो आपको यह अपने थिंकिंग थॉट से आपको बताना होगा कि क्या इसकी उपयोगिता है, क्या नहीं है, क्योंकि सभी का व्यू अलग अलग हो सकता है। आप क्या इस बारे में सोचते हैं ये आपका व्यू हो सकता है, पर मेरे नज़रिए से ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, सत्ता का पृथक्करण भी होता है इससे कहीं न कहीं, और सभी विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, और जिस व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए वो करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। इस प्रकार की नीति आयोग के गठन हो जो हर मुद्दे पर अपने अपने वैचारिक महत्व देते, क्योंकि इसमें जो लोग होंगे वो सभी पास एक अपने क्षेत्र में काम करने का अनुभव रहेगा। जैसे नीति आयोग में ही बात करते हैं, नीति आयोग में जो लोग जुड़े हुए जैसे CEO हो या जो भी इसके सदस्य हैं वो कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में विविधता हासिल की है, वो अपना समग्र जीवन का निचोड़ इस आयोग में किसी अनुशंसा के माध्यम से देते हैं। तो इस प्रकार वो स्टेट के एसेट के रूप में काम करते हैं और उनका राय बहुत ही सराहनीय रहता है। जैसे मान के चलिए विजय कुरियन जी का बात रखा जाए, या तो इसी प्रकार कलाम जी का बात रखा जाए, कलाम जी जो अभी नहीं रही हैं उनकी बात, वो सब अगर कोई शब्द या किसी नीति के बारे में कोई अपनी राय दे देते हैं तो एक पत्थर की लकीर हो जाती है, क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने यही सीखा है कि योजनाओं को कैसे बनाना है, उसको क्रियान्वयन कैसे करना। जैसे लोक अदालत की बात की, मोबाइल लोक अदालत आप लोग नाम सुने होंगे, ये अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया था कि वाहन लोक अदालत का गठन किया गया, जो वाहनों पर बैठकर जज जाते थे, सेशन कोर्ट के जज जाते हैं, या छोटे स्तरों पर जो प्रारंभिक न्याय व्यवस्था है उसको डेवलप करने के लिए कितना बड़ा उन्नत कदम था। या तो वीन भागवती जी हैं जिनके द्वारा PIL योजना दिया गया, जो जनहित याचिका होती है, उनको उस कॉन्सेप्ट को लाया गया, इसने न्याय व्यवस्था को कैसे परिवर्तित किया गया। इसी प्रकार के लोगों का गठन नीति आयोग जैसे संगठनों में किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और उनसे राय ली जाती है किसी टॉपिक। मान लीजिए पर्यटन नीति पर कुछ सुझाव लेना है, तो इससे संबद्ध जो व्यक्ति होंगे, मान लीजिए बहुत से ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जो अपने देश में हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में पर्यटन के क्षेत्र में उम्दा कार्य किए हैं, तो उनको बुलाकर राय मांग सकती है। तो वो सब बहुत ज़रूरी होता है राज्यों के लिए भी इस चीज़ को डेवलप करना। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, आंसर आपको ऐसे क्रिएट करना है।
अगर पूछा जाए तो ऐसे बताना है। एक देखिए पीटी ओरिएंट प्रश्न है, ये स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। ऑपरेशन डबल बुल और ऑक्टोपस तोड़ी नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी, लाल आतंक पर लगा लगाम। तो इससे आतंकवादी में कर रहा हूँ, उग्रवादी जो ऑपरेशंस को कम करने के लिए या नक्सलवादी के विरुद्ध चलाया गया अभियान कौन कौन सा, तो इससे रिलेटेड आपको चीज़ें हैं। और नक्सलवाद के संदर्भ में पहले भी मैंने चर्चा किया, वहाँ पर इस पर ऑपरेशन डबल बुल ऑक्टोपस सभी पर चर्चा किया जा चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए आज ये उदारीकरण में नहीं हो पाया पूरा उद्धार, इस कॉन्सेप्ट को आज पढ़ लीजिएगा। नीति और नियत में बहुत अंतर होता है, तो इसके संदर्भ में जो आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय उनके द्वारा यह बोला जा रहा है। और आदित्य सिन्हा जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समूह के, उनके द्वारा कुछ राय दिया गया। तो ये चीज़ें समझिएगा, जो 1991 का जो किया गया था वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिया गया कदम था, और यह विभिन्न तथ्यों के आधार पर साबित भी हुआ। हालांकि उसके अपेक्ष बहुत ही पॉजिटिव भी देखने को मिले, कुछ जगह नेगेटिव भी देखने को मिले, पर मैं हमेशा बोलता पॉजिटिव इम्पैक्ट को ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, नेगेटिव में सुधार करने की ज़रूरत है। अब नेगेटिव को लेकर किसी वाद विवाद को नहीं चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नियत की बात की गई, नियत कहने का मतलब गलत सेंस में नहीं लीजिएगा। सरकार अगर इस दिशा में पूर्ववर्ती सरकार करती तो हम और भी अच्छे तरीके से आगे आ सकते थे। जो सरकार वर्तमान में कर रही है उसे 1991 के दौर में कर लेना चाहिए था, पर समय परिस्थिति उसमें कुछ और थी, उस पर बात इन्होंने किया है बहुत बेहतर तरीके से। तो उन्होंने कहा है कि जैसे उस समय की परिस्थितियां और उठाए गए कदमों का विश्लेषण करना होगा क्या था। तो 1991 में आर्थिक सुधार, आर्थिक अवसंरचना के संदर्भ में जो बातें की गई है, तो 20 रुपये का अवमूल्यन किया गया था, 20% रुपये का अवमूल्यन किया गया, तो बहुत बड़ा कदम था। इसी के साथ आयात शुल्क कम करने के लिए, आपको कैश कंपनसेशन को सपोर्ट खत्म करने के लिए जैसे कदम उठाए गए थे। संस्थागत निवेशक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का साथ मिला, उसमें 40% तक की सीमा हटा दी गई, और साथ ही साथ 30% उद्यमियों 51% तक विदेशी इक्विटी निवेश मंजूरी दी गई थी। तो ये सब चीज़ें बताई गई, ये पूर्ववर्ती 1991 के कॉन्सेप्ट में किया गया था। चीज़ें यहाँ बताई गई, सभी अंडरलाइन कर दिया गया है, आप इसे जरूर की नोट्स बना लीजिएगा। जितना बताया गया उतना ही, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपको आगे काम देगा आने वाले समय में किसी टॉपिक में। तो ये सब डाटा संग्रह करते रहिएगा, की नोट्स केवल बना लीजिए, अंडरलाइन किया हुआ है तो आप लोग देख लीजिए। उससे शून्य से शुरुआत जो हुआ है उसके संदर्भ में भी डाटा दिया गया है, तो आप लोग सारे चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। और जब हम लोग मेंस में आर्थिक उदारीकरण का दौर पढ़ेंगे उसमें सारे एस्पेक्ट को लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि शुरुआत हमें शुरू से करना है, क्योंकि 1947 से तो जाके मैं 2022 तक आ पाऊँगा और चीज़ों को समझा पाऊँ, जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में संभव नहीं है। यह जब वीडियो बनेगा इससे रिलेटेड इकोनॉमी के पार्ट में, तो आप लोग को वहाँ बेहतर तरीके से कराया जाएगा, चीज़ें आप लोग आसानी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे। देखिए, विकसित राष्ट्र बनने के लिए सरल उपाय है, उसके संदर्भ में जी.एन. वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया लेख लिखा गया, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। और जो पहले है कि पहले जो विकसित राष्ट्र बनने के लिए जो राय आए थे, लेख आए थे, उसमें ऐड कर लीजिएगा। और क्या करना चाहिए इसके संदर्भ में बातें की गई। आर्थिक वृद्धि, जनसंख्यिकी वितरण, राजनीतिक अस्थिरता, वैश्विक सहयोग और आर्थिक जो प्राथमिकताओं पर निर्भर होती है, उसके संदर्भ में व्यापक अर्थों में समझा जाए तो आर्थिक वृद्धि दो प्रमुख स्रोत है, एक तो कामकाजी आबादी के आकार में वृद्धि और दूसरा उत्पादकता में वृद्धि। तो इस क्षेत्र में अगर हम लोग काम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं आपको ये जो 47 का लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। वर्तमान में यूनिकॉर्न कंपनियां जो डेवलप हो रही उसका लक्ष्य रखा गया 10,000 यूनिकॉर्न कंपनियों को डेवलप करना भारत में, और एक यूनिकॉर्न कंपनी का जो कुल पूंजी जो है $100 अरब होता है। तो कितनी बड़ी पूंजी क्रिएट करना है, तो उसका लक्ष्य रखा गया जो वर्तमान से 20 गुना अधिक होगा, जो हमारा वर्तमान जीडीपी है 47 तक। इसके लिए दिशा निर्देश बताए गए, कुछ राय इनके द्वारा दिया गया, जो आप लोग इसे अपडेट कर लीजिएगा। और जब फाइनली जब परीक्षा में आएगा वो आप लोग को देखना होगा। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में उठते प्रश्न कुछ किए गए विजय अग्रवाल जी के द्वारा, इनका वीडियो मैं लगातार कभी पहले देखता था, बहुत अच्छे बताते हैं। और सिविल सेवा में हिंदी से संबंधित, हिंदी भाषी स्टूडेंट संबंधित मुद्दों को ये बेहतर तरीके से रखे हैं। तो इनके जो आप एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विस के एस्पिरेंट, इसको समझ के
यूपीएससी का क्या दशा और दिशा है उसके संदर्भ में आप चीज़ों को कवर कर लीजिएगा, ताकि आप अपने अध्ययन अध्यापन को उस दशा के आधार पर कंप्लीट कर सकें। चलिए नेक्स्ट है, तकनीकी विनिर्माण पर पथ पर अग्रसर है। सेमीकंडक्टर जो उद्योग है डेवलप किया गया हाल ही में, आपको गुजरात में 1.90 लाख करोड़ का जो सेमीकंडक्टर दूसरे देशों में खासकर से चीन ताइवान के मंगाने वाले जो देश थे वो हमारे यहाँ अब आए हैं। गुजरात में संयुक्त वेदांता और सेमीकंडक्टर जो फैक्ट्री विशाल फैक्ट्री फॉक्सकॉन उनके द्वारा क्रिएट किया जा स्थापित किया, इससे बहुत सा कार्य होगा। अब हम लोग जो गैजेट है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वो सस्ता होगा, जिसमें देखिए उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि भारत के सिलिकॉन चिप्स जो हम लोग कहीं से निर्यात करते थे वह भारत जब बनने लगेगा तो 1 लाख रुपये का जो बिकने वाला मोबाइल है, अब लैपटॉप जो है लैपटॉप वो 40,000 में बिकने लगेगा। तो सोचिए 60,000 का कमी आएगा मूल्य में। तो कितना बार भारत जैसे देश में जहाँ पर आय लोगों का कम है वहाँ पर कितना हेल्प होगा सेमीकंडक्टर अगर स्थापित हो जाता है, क्योंकि सारा खेल सेमीकंडक्टर का ही होता है। जितने भी चिप बनाने हैं, जितने भी बनाने सर्किट जितने भी बनाने हैं उसके लिए इसकी ज़रूरत है, और बिना लैपटॉप में सर्किट के लैपटॉप कुछ नहीं होता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ नहीं होता है। तो इसलिए यह उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और आने वाले मेंस में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया, सेमीकंडक्टर जिस दिन समझौता हुआ था उस दिन भी मैंने इस टॉपिक पर कवर किया था, तो आप लोग ज़रूर जाके लिस्ट देख लीजिएगा। आज के न्यूज़ में इतना ही लगभग है, बाकी चीज़ें कल हम लोग फिर बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ है छूट गया था, देखिए इसे कवर कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद और शांति स्थापना पर भारत पर रहेगा फोकस। देखिए 17वीं बैठक चल रही है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने वहाँ पर 24 सितंबर को अपना राय रखेंगे भारत के संदर्भ में, क्या है इस टॉपिक के संदर्भ में भारत की राय। और 17वें सत्र के अध्यक्ष के साबा कोरोसी, इस तरह पीसीएस में प्रश्न पूछा जाता है कि 75वें के कौन थे, 76वें के कौन थे, अध्यक्ष कौन है, सत्र जो संयुक्त राष्ट्र महासत्र होगा। इसी प्रकार 67 के सत्र के अध्यक्ष होंगे साबा कोरोसी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, पीटी प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से। और जब 24 सितंबर को इस पर न्यूज़ हम लोग विस्तृत रूप से कवर करेंगे, ताकि जो भी चीज़ें की गई है हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट अब कुछ नहीं है, नेक्स्ट हम लोग फिर कल मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो दिया जा रहा है गाइड किया जा रहा है उसको अमल कीजिए, अमल में लाइए, ताकि आप लोग का इम्प्रूवमेंट हो सके। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, अगर किसी को मेरे शब्द से बुरा लगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं भी एक ह्यूमन पर्सनालिटी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उस सामने वाला उसका इज्जत करे और उसके अनुसार काम करे। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो केवल आते हैं, केवल चीज़ें समझाते और चले जाते हैं। मैं आप लोगों को सभी चीज़ों को फोकस करता हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ उसका प्रतिफल भी हमें मिलना चाहिए। साथ ही साथ ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा आज आप लोग सभी लोग जितने लोग सुन रहे हैं, ताकि जो भी चीज़ें दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से दिया जाए वहाँ आप लोग उसका लाभ ले सके। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।